हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अभी तक बजट चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। एज पर स्केड्यूल आज हम लोग अपना पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक साथ पढ़ेंगे दोनों चैप्टर को, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी। पहले इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और साथ में आज हमारा पूरी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट से। फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक ऐसा रेट जिस रेट पे फॉरेन करेंसी को खरीदा जाता है। जैसे $1 खरीदने के लिए आपको 83 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इस हिसाब से ₹1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/83 इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तीन टाइप के होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट। दूसरा है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? मार्केट में होने वाले डिमांड और मार्केट में होने वाले सप्लाई फैक्टर्स पे। और जो मैनेज फ्लोटिंग है वो हाइब्रिड है, यानी जहां पे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का मिक्स है, जहां पे रेट मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आरबीआई क्या करेगा? उसमें इंटरवेंस करेगा, यानी आरबीआई उसमें टांग अड़ाएगा और एक्सचेंज रेट को एक डिजायर लिमिट तक लेकर आएगा। क्या क्या है डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि फिक्स बाय द गवर्नमेंट है। इसके दो पार्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किस में रख देती है? गोल्ड के अंदर। अगर आपको कोई भी करेंसी चाहिए तो पहले आपको गोल्ड चाहिए होगा, गोल्ड के थ्रू आप एक्सचेंज करोगे। दिस सिस्टम इज नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी। ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहां पे हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू सेट करती थी यूएस डॉलर में, यानी पहले आपको डॉलर लेना है, फिर डॉलर से आप एक्सचेंज करोगे। इसे एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ओके, मेरिट क्या है? जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके मेरिट क्या क्या है? सबसे पहला स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेके आना। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, कोई सट्टेबाजी नहीं होती, प्राइस अप एंड डाउन नहीं होता, बिकॉज एक्सचेंज रेट किसने सेट किया है? गवर्नमेंट ने, और ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। जबकि जो डीमेरिट है फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में वो क्या है? ह्यूज गोल्ड रिजर्व रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व चाहिए। एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में डिफिकल्टी होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा या कम कर दे, क्योंकि सरकार रेट सेट कर रही है तो वो ज्यादा और कम भी कर सकती है। अगला है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि जहां पे मार्केट में होने वाली डिमांड, करेंसी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस बेसिस पे करेंसी का रेट रखा जाता है। मेरिट की बात करें तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उस एक्सचेंज रेट सिस्टम में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे आपको गोल्ड रिजर्व की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात है फ्री मार्केट है, यानी कि यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कोई ज्यादा अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा दिखा दे कम दिखा दे। जिस करेंसी की मार्केट में जितनी डिमांड सप्लाई है उस बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। घाटा यह है इनस्टेबिलिटी है, रेट बहुत फ्लक्चुएट करता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने वाली एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर कंपनी अपने ही शेयर्स की डिमांड को बढ़ा दे, मतलब सरकार अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड को बढ़ा दे और अप एंड डाउन हो जाए रेट। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है इससे। एक्चुअली क्या होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ना गवर्नमेंट को नोट छापने के लिए गोल्ड रिजर्व जो है देना पड़ता है, और फिक्स एक्सचेंज सिस्टम के अंदर आपको ये भी पता है कि गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज होता है तो गोल्ड वहां बुक हो जाता है। यहां तो गोल्ड की जरूरत ही नहीं है कोई। यहां सबसे पहला फायदा यही है ना, नो गोल्ड रिजर्व इज रिक्वायर्ड। इसका जो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ना कोई गोल्ड रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कंट्री की करेंसी की वैल्यू गोल्ड से भी एक्सचेंज होता है फिक्स के अंदर, लेकिन इसमें कोई गोल्ड की जरूरत ही नहीं है। जब गोल्ड की जरूरत नहीं है तो आरबीआई के पास सफिशिएंट गोल्ड, सरकार के पास सफिशिएंट गोल्ड है, वो गोल्ड देकर नोट छपवाती है। नोट छपेगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रिस्क ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कई बार फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है कि यार कल को एक्सचेंज रेट कितना बढ़ जाए कितना घट जाए, तो वो घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। फिक्स में वो सेफ रहते हैं। ओके, तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग। It is a system in which exchange rate is determined by the market force. Exchange rate market force determine करता है through the demand and supply of international money market. But when the domestic currency is heavily depreciating, जब domestic currency बहुत ज़्यादा depreciate हो जाता है, तब Reserve Bank of India क्या करता है? Intervene
टू प्लेस सम इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट। तो आरबीआई एक्सचेंज रेट पे इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो एक लिमिट्स के अंदर रहे। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, मैनेज फ्लोटिंग को। यहाँ पे आरबीआई सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में, सो दैट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। और जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट जो है वो डिजायर्ड लिमिट के अंदर आ जाएगा। मैनेज फ्लोटिंग को हाइब्रिड या हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, क्यों फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, कब कब फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है और सोर्सेज क्या है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। पहला, अगर हमें सामान खरीदना हो बाहर से तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। हमें एसेट्स खरीदनी हो, लैंड, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, तो फॉरेन करेंसी चाहिए। हमें इंटरनेशनल लोन की पेमेंट करनी हो, बाहर वालों को गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी देना हो, या फिर फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू अंडरटेक फॉरेन टूर। अगर आपको फॉरेन टूर भी लेना है तो भी आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में ना इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड घटेगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है बढ़ेगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में भी कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सप्लाई कब कब होती है क्लास, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा हमारे पास, बाहर कंट्री से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा तो डॉलर आएगा, गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस अगर हमको मिलता है, अगर हमें कोई गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, रेमिटेंस मिला फॉरेन कंट्री से, तो भी हमारे पास डॉलर आएगा। और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो कम्स व्हेन फॉरेन टूरिस्ट कम इनटू होम कंट्री। अगर फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री के अंदर आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रेट में और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा फॉरेन करेंसी की सप्लाई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। So there is a direct relationship between supply of foreign exchange and foreign exchange rate. Supply of foreign exchange और foreign exchange rate में कैसा relationship है? Direct relationship है. Okay? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं? जहां फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर है उसको ई फॉर इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ओ आर इज द इक्विलिब्रियम प्राइस और ओ क्यू क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब है डेप्रीशिएशन और देखो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मान लो $1 पहले 50 रुपए का था, अब $1 70 रुपए का हो गया। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है ना वो कम हो गई। पहले मुझे $1 का सामान खरीदने के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे उसी डॉलर का सामान खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं बाहर से खरीद कम पाऊंगा, मेरे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, कि बाहर वाले क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को ही नेशनल इनकम भी बोलते हैं। बाहर वाले $1 लेके आते थे, 50 रुपए की शॉपिंग करते थे पहले, आज वो उसी डॉलर को लेकर आएंगे और 70 रुपए की शॉपिंग करेंगे हमारे यहां से। तो एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और नेशनल इनकम जो है वो भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वो लोग कम पैसों में इंडिया से ज्यादा सामान लेकर चले जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट घट जाएगा। इसी केस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी कमजोर हो गई। और सेम केस को हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो गई, वो ताकतवर हो गई। ओके। अब 2 रीजन है बिहाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के। पहला, डोमेस्टिक करेंसी कब डेप्रिशिएट होगी? जब हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड को ज्यादा करेंगे। ये रही फॉरेन करेंसी की डिमांड, ये रही फॉरेन करेंसी की सप्लाई। जहां ये आ गया उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाएंगे तो डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो यहां कट करेगा। तो देखो क्लास, जो प्राइस है वो OR से बढ़कर OR डैश हो गया, और जो क्वांटिटी है वो OQ से बढ़कर OQ डैश हो गया। यानी कि अगर हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को ज्यादा करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यह सप्लाई कम, हमारे पास डॉलर की सप्लाई कम आ रही है, सप्लाई नहीं, आ ही नहीं रहा डॉलर हमारे पास, तो भी एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। सप्लाई देखो, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, जैसी सप्लाई पीछे की तरफ गया तो यहां पे देखो नया सप्लाई डिमांड को यहां कट कर रहा है, एक्सचेंज रेट OQ OR से बढ़कर OR डैश हो गया, और क्वांटिटी OQ से घटकर OQ डैश हो गया। यानी कि सप्लाई अगर घटेगा और डिमांड बढ़ेगा, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। किसका? डोमेस्टिक करेंसी का। ठीक है। नाउ
इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक जो इफेक्ट्स है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम पे, इसका क्या इफेक्ट है आपको ये भी ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और इंपोर्ट क्या होगा, घटेगा। हमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे बाहर से खरीदने के लिए, और उन लोगों को सेम डॉलर पे ज्यादा अमाउंट हमारे यहां से मिल जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। एप्रिसिएशन, $1 पहले था 100 रुपए का, अब $1 जो है 80 रुपए का हो गया, यानी पहले 100 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे, तो आप दबा के बाहर से सामान खरीद सकते हो, इंपोर्ट्स आपका बढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग हमारे यहां से नहीं खरीद सकते सामान, अब पहले वो $1 लेके आते थे और 100 रुपए की शॉपिंग करते थे, अब वो उसी डॉलर को लेके आएंगे और सिर्फ 80 रुपए की शॉपिंग करेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो है कम हो जाएगा। अमेरिका वालों को पहले 100 का एक्सपोर्ट करते थे, अब 80 का करेंगे, लेकिन हम लोग पहले 100 का सामान खरीदते थे, सामान 80 का हो गया, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और सेम चीज को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये होता किसकी वजह से, इसके पीछे भी दो रीजन है। सप्लाई का बढ़ना, अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा दोगे आप, रेट देखो क्या होगा, अपने आप ही नया ये डिमांड नई सप्लाई को यहां कट कर रहा है, रेट डाउन हो गया है ना। या फिर अगर डिमांड कम, आप डिमांड ही नहीं कर रहे, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड को आप कम कर रहे हो, अगर आप डिमांड को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो डी से डी डैश ये पीछे की तरफ आ गया। जैसे आप डिमांड को डिक्रीज कर रहे हो तो देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, अपने आप ही कम हो गया, पहले OR था OR डैश, यानी कि डिमांड को करो कम, सप्लाई करो ज्यादा, ये दोनों ही रीजन बनेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी के। ठीक है, अच्छा इफेक्ट मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। या लाइन आप रीड कर सकते हो, नोट्स में दे दूंगा, बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में दिखा रखा है मैंने आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने बता दिया है ना, फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब यही काम पुराने जमाने में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता था, उसको डीवैल्यूएशन बोलते थे। इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन किस मेथड में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। यहां पे सरकार करती थी जानबूझकर इस काम को, यहां पे मार्केट में होने वाला डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स डिसाइड करते थे डेप्रिसिएशन को। एक्सचेंज रेट सिस्टम ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता था, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में होता है, राइट। और एक और वर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन रेफर्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर अगर सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दे, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, और घटा दे तो डीवैल्यूएशन, और फ्लेक्सिबल में घटे तो डेप्रिसिएशन, बढ़े तो एप्रिसिएशन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां से फॉरेन करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, इसका पहला फंक्शन यही है कि ये इंटरनेशनल ट्रांसफर करता है फॉरेन करेंसी को। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तभी फॉरेन करेंसी को पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी ट्रांसफर कर पाते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है पैसे देता है फॉरेन ट्रेड करने के लिए, और फ्यूचर में होने वाले रिस्क को भी रोकता है, जिसको बोलते हैं हेजिंग। आपको पता है फ्यूचर में डॉलर बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो पेमेंट करोगे तो आपको घाटा होगा, तो आप आज ही क्या कर सकते हो, बुक करके रख सकते हो डॉलर को सस्ते रेट पे, उसको बोलते हैं हेजिंग। आपने $1,00,000 का सामान खरीदा है, ठीक है, आज पेमेंट करनी है 3 महीने बाद $1,00,000। अब ये $1,00,000 3 महीने बाद रेट बढ़ जाए तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होगा, तो आज से हम लोग बुक कर लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से कि हमें 3 महीने बाद $1,00,000 की जरूरत पड़ेगी, आज की रेट से बुक कर दो, तो आज के रेट से बुक हो जाता है, ताकि फ्यूचर में रेट अगर महंगा भी है ना तो भी हमें जो है नुकसान नहीं होगा, हम सेफ रहेंगे। दिस इज कॉल्ड हेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हाँ, अगर रेट कल घट गया तो फिर आपका नुकसान है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 टाइप का होता है। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप जाते हो स्पॉट मार्केट में, और स्पॉट मार्केट में जो रेट होता है उसको बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इट इज अ मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजैक्शन, इट ऑपरेट डेली नेचर ट्रांजैक्शन। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। It is that market which handles such transactions of foreign exchange which are meant for future delivery. It does not deal in spot transaction. ये डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, ये फ्यूचर डिलीवरी के लिए है, और इस मार्केट में जो रेट डिसाइड होता है उस रेट को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, बस इतना ही था। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला चीज है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट किसका, गुड्स का, इंपोर्ट किसका, गुड्स का। ध्यान रखना, ये सिर्फ ट्रेड
की बात कर रहा है, गुड्स की, टेंजिबल विजिबल को, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बीओटी है, जिसके अंदर हम सिर्फ गुड्स का, टेंजिबल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसिडर करते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, उसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, उसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड डेफिसिट। और इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जहां पे एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है वो दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट्स। अच्छा, अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी ट्रांजैक्शन करती है, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमारे पास यहां पे 4 अलग अलग क्लास चीजें हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स आता है, टेंजिबल वैल्यूज आती हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके सारी चीजें आती हैं। विजिबल यानी टेंजिबल आइटम भी आते हैं, इनविजिबल यानी कि सर्विसेज, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी सर्विस हो वो सारी सर्विस आती है यहाँ पे। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी भी यहाँ पे आता है। और कैपिटल ट्रांसफर्स यानी कि बिजनेस को बेचना, बिजनेस खरीदना, शेयर बेचना, शेयर खरीदना, असेट लायबिलिटी की जहां पे पोजीशन चेंज हो रही है, ओनरशिप चेंज हो रही है, वो सारी कैपिटल ट्रांसफर्स है, ठीक है। कंपनी खरीदा आपने, लैंड खरीदा, कोई बिजनेस खरीदा पूरा का पूरा, वो कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर आएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 2 अकाउंट होते हैं, कौन कौन से? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं, करंट अकाउंट के अंदर आता है, क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट और गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और तीसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये तीनों चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट के अंदर आता है। सबसे पहली चीज है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जितने भी फिजिकल आइटम है, मशीनरी, राइस, रॉक, सॉल्ट, डायमंड, ज्वेलरी, जो भी चीज आप बाहर बेच रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो, वो सारा का सारा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। जितने भी एक्सपोर्ट है वो प्लस आइटम है, जितने भी इंपोर्ट है वो माइनस आइटम है। एक्सपोर्ट करने से डॉलर आता है इसीलिए इसे प्लस या क्रेडिट आइटम बोलते हैं। इंपोर्ट करने से डॉलर जाता है, इसे डेबिट या माइनस आइटम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। अगला कंपोनेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जितने भी सर्विसेज तुमने दी हैं बाहर वालों को, इंडिया से बाहर जितनी भी सेवाएं दी हैं, उससे पैसा आएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया प्लस आइटम, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस आइटम। तुम बाहर से सेवाएं लोगे, तुम्हें डॉलर देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है, माइनस को बोलते हैं डेबिट आइटम, प्लस को बोलते हैं क्रेडिट आइटम, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। अगर हमें मिल रहा है तो प्लस आइटम है, और हमने गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी अगर दी है तो उसको क्या बोलते हैं? माइनस आइटम, क्योंकि फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है। तो इन तीनों का वैल्यू, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, इन तीनों के वैल्यू को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही बन जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस। अब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट, ब्रिंगिंग मोर मनी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से ज्यादा पैसा आपने लिया, दिस इंडिकेट दैट द कंट्री इज ए नेट क्रेडिटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कंट्री है ना वो नेट क्रेडिटर है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट क्रेडिटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमको यहाँ पे पैसा मिल रहा है, नेट क्रेडिटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट डेफिसिट, अ कंट्री हैज करंट अकाउंट डेफिसिट मींस इंपोर्ट मोर, तो इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है, यानी कि आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो है वो ज्यादा है देन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारा कम है, यानी कि इनफ्लो ऑफ डॉलर जो है वो हमारा कम है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन इट अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट, दिस इंडिकेट दैट द कंट्री इज ए नेट डेटर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भैया यहाँ पे आप देखो ना, आउटफ्लो आपके पास ज्यादा है, तो आपके पास पैसा है, आप दे सकते हो बाहर वालों को डेटर। यहां पे क्या था? कम था आपके पास, है ना। एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, नहीं एक सेकंड, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो ना तो आउटफ्लो जो है, हाँ आउटफ्लो ज्यादा है ना, आउटफ्लो ज्यादा। तो याद ये ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो उसको नेट क्रेडिटर से एसोसिएट करना, और यहां पे अगर एक्सपोर्ट कम है तो $8 कम रहा है तो इसको नेट डेटर से आप क्या करोगे? एसोसिएट करोगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, एमसीक्यू में आपसे मैं भी पूछ ले, और जहां सब गलत करेंगे वहां आप सही करके आओगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें आती हैं।
इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये चीज ध्यान रखना कि कैसी भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया तो प्लस आइटम, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट गया तो माइनस आइटम, रेजिडेंट ने बाहर किया इन्वेस्टमेंट तो माइनस आइटम क्योंकि पैसा चला गया, एनआरआई ने इंडिया में इन्वेस्ट किया तो प्लस आइटम क्योंकि पैसा हमारे पास आ गया। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो कहां रिकॉर्ड होंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट के अंदर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट पे ओनर का कंट्रोल रहता है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जहां शेयर्स पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन यहां पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे आपका कंट्रोल रहता है, ये ध्यान रखना। चाहे कंट्रोल रहे चाहे ना रहे, कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर से इंडिया में आया, इन्वेस्टमेंट बाय द नहीं, रेजिडेंट ने बाहर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो डेबिट और माइनस आइटम है, बाहर वालों ने इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आ गया, क्रेडिट या प्लस आइटम है। अगला है लोन, चाहे तुम कमर्शियल बोरोइंग लो चाहे तुम आईएमएफ से उधार लो, कहीं से भी उधार लेते हो, अगर आपने बोरोइंग किया फ्रॉम अब्रॉड तो प्लस आइटम, और उधार दिया टू अब्रॉड तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ऑफिशियल रिजर्व, ध्यान से समझना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ऑफिशियल रिजर्व, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट हेल्ड एज अ रिजर्व बैंक by central bank in foreign currencies. A change in foreign exchange reserve affect the balance of payment. Withdraw from, यहां से याद रखना, withdrawn from foreign exchange reserve are considered as a credit or plus item. अगर विड्रॉ किया आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, उसको प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम बोलते हैं। अब हुआ क्या, एक्सपोर्ट किया 10, इंपोर्ट किया है 12, अब ये $2 आपको निकालना पड़ेगा गुल्लक से, जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना, जो रिजर्व पड़ा हुआ उससे निकालना पड़ेगा, जो रिजर्व आरबीआई के पास है। इसका मतलब कंट्री में पैसा आ गया, थ्रू आरबीआई डॉलर आ गया, इसे प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम बोलते हैं। जबकि अगर आपने एक्सपोर्ट किया 12, इंपोर्ट किया 10, तो 2 बच गया, उस डॉलर को आप आरबीआई के गुल्लक में डाल देते हो, इसको बोलते हैं एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्लस या क्रेडिट आइटम, एडिशन मतलब चला गया पैसा गुल्लक के अंदर, उसे बोलते हैं माइनस या डेबिट आइटम। तो ये कहां पे आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर। और इक्विलिब्रियम तब होगा जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर ये जीरो है यानी कोई भी ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट नहीं है, कोई भी फॉरेन करेंसी का कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सपोर्ट जितना था इंपोर्ट भी हमारा उतना ही है, इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इक्वल है। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम है, सरप्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो मतलब ऑटोनोमस रिसीट ज्यादा है और डेफिसिट है तो ऑटोनोमस रिसीट्स कम है, ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा है। ऑटोनोमस रिसीट क्या होता है? साल भर में जितनी भी रिसीट्स करी हैं वो ऑटोनोमस रिसीट है, और लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए जो कहा जाता है उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। बीओपी को मैच करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस को यूज किया जाता है, बैलेंस करने के लिए जिन ट्रांजैक्शंस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब यहां पे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, अ नेगेटिव बैलेंस, ध्यान समझना क्लास, ये अ नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, उसको कौन कॉम्पनसेट कर सकता है? कैपिटल अकाउंट का सरप्लस बैलेंस। यानी कि करंट अकाउंट में अगर कमी है तो सरप्लस अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर है तो वो पूरा कर देगा। नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर कमी है तो करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है तो उसे पूरा कर देगा। मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव है तो उसकी क्लास भरपाई वो कर देगा। जैसे -5 है, ये प्लस का 6 है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ट्रेड, अगर बीओपी नेगेटिव है, ठीक है, और करंट अकाउंट में सरप्लस है तो उसे वो क्लास हैंडल कर लेगा। अगर मान देखो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो छोटा आइटम है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये करंट अकाउंट के अंदर ही आता है। करंट अकाउंट में क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज और यूनिट ट्रांसफर्स। तो जो गुड है वही तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव बैलेंस है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है तो ऑब्वियसली उस नेगेटिव बैलेंस को वो ठीक कर सकता है। बट अ नेगेटिव बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का नेगेटिव बैलेंस है और बैलेंस ऑफ ट्रेड का पॉजिटिव बैलेंस है तो उससे कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं मुसीबत में हूं तो मुकेश अंबानी मेरी मदद कर देगा, लेकिन मुकेश अंबानी मुसीबत में अगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, क्यों? बैलेंस ऑफ ट्रेड हूं, मैं छोटा हूं, मैं उस बड़े की मदद नहीं कर सकता, बड़ा छोटे की मदद कर सकता है, ठीक है। अच्छा, साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस।
ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए डिपेंडेंट इन नेचर है। भाई अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का जो भी सरप्लस डेफिसिट आता है उसको ही तो ठीक करता है एकोमोडेटिंग, तो इसका सरप्लस डेफिसिट जो आएगा वो उसको ठीक करेगा, तो वो इस पे डिपेंड हुआ ना कहीं ना कहीं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि एकोमोडेटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ऑटोनोमस में दोनों चीजें आती हैं, करंट कैपिटल, उसमें कैपिटल। इनको पहले लिखा जाता है, इसलिए इसको अबव द लाइन आइटम, ये फर्स्ट आइटम है, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। इनको बाद में लिखा जाता है तो इनको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। ये हो गया अबव द लाइन आइटम, ये हो गया आपका बिलो द लाइन आइटम, राइट, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। दैट्स इट। तो मैंने कोशिश करी कि जल्दी से आपको दोनों छोटे छोटे से चैप्टर हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का आता है, कंप्लीट रिवीजन कर लिया। आई होप आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लेना। कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यू की वीडियो डाल दूं, रात थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन आज रात में पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों डाल दूंगा, और आज रात तक हमारा किसी भी तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा, और हमारा सिलेबस यहाँ पे पूरा मैक्रो का एंड है। कल अपना होली खेलो आराम से, और जिनका बैकअप छूटा हुआ वो कल खत्म करो। होली के बाद फिर से पूरी इंडियन स्टार्ट करेंगे, फिर से पूरी 10 मिनट सीरीज मैक्रो की आएगी, और सब कुछ अच्छे से खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, जैसे बिजनेस में अच्छा किया उससे बेहतर हम इको में करेंगे, उससे बेहतर हम अकाउंट्स में करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे लगे वीडियो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।